ठीक है। CSS के बाद आपके पास एक चीज़ आती है div, जिसको हम लोग आज यूज़ करेंगे। div एक पेयर टैग है जिसका फुल फॉर्म है डिवीजन टैग। ठीक, डिवीजन टैग का काम होता है आपके वेबसाइट को टुकड़ों में डिवाइड करना। ठीक, मतलब कि वेबसाइट के ऊपर एक लोगो लगता है, उसको मैं एक अलग टुकड़े में रखूँगा, अलग डिव में रखूँगा। नेविगेशन बनेगी, उसको अलग डिव के अंदर रखूँगा। स्लाइडर बनेगा, उसको अलग डिव के अंदर रखूँगा। सर्विस बॉक्सेस बनेंगे, वो अलग डिव में। फुटर बनेगा, वो एक अलग डिव के अंदर। और मज़ीद जितनी भी चीज़ें सब अलग 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 डिव के अंदर। ठीक, और कम्बिनेशन ऑफ डिव्स आपके पास वेबसाइट का एक वेब पेज का बनाते हैं। बस इतनी सी चीज़। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फोटोशॉप। ठीक है, तो ये ग्राफिक की बिल्कुल क्लास नहीं है। फोटोशॉप हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का, जितना एक डेवलपर को पता होना चाहिए, बस। ठीक, तो एक वेबसाइट बनवाने का जो एक प्रोफेशनल तरीका है, वो प्रोफेशनल तरीका ये है कि एक क्लाइंट जिसको वेबसाइट बनवानी है वो सबसे पहले जाता है एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पास। ठीक है, वो कभी भी सीधा डेवलपर के पास नहीं जाता। वो जाता है सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर के पास, और ग्राफिक डिज़ाइनर को बताता है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए और उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए, उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, उसका थीम ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तमाम चीज़ें वो ग्राफिक डिज़ाइनर को बता देता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक PSD उसको बना कर देता है। PSD, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इसका फुल फॉर्म। ठीक, उस PSD के अंदर उसके मुताबिक, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तमाम चीज़ें रखी जाती हैं, जो उसने थीम बताई थी, जो उसने कंटेंट दिया था, जो उसने लोगो दिया था, वगैरह वगैरह। ठीक, वो तमाम चीज़ें PSD के अंदर एक पूरा फॉर्मेट के अंदर, जो कि हम अभी देखेंगे भी, बनाकर एक वेब टेम्पलेट एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक क्लाइंट को दे देता है। और फिर वो एक PSD लेकर, एक वेब टेम्पलेट लेकर क्लाइंट जाता है डेवलपर के पास, और डेवलपर को PSD देता है, और डेवलपर उसको बताता है कि ये PSD जब वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट होगी तो उसमें इतना टाइम लगेगा, मिसाल के तौर पर 1 हफ्ता लगेगा। ठीक, 1 हफ्ते के बाद आपको वेबसाइट डिलीवर कर दी जाएगी, सिंपल। अब इससे फ़ायदा ये है कि ना क्लाइंट का टाइम ज़ाया होता है, ना डेवलपर का टाइम ज़ाया होता है। एक एक चीज़ क्लाइंट बार बार डेवलपर को पता है, क्योंकि डेवलपर हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि डेवलपर कभी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेबसाइट नहीं बनाता, क्लाइंट के मुताबिक बनाता है। हाँ, प्रोवाइडेड ये कि आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो तो फिर तो अलग बात है, फिर तो आपकी मर्ज़ी चलेगी उसमें। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हो तो आप अपने हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से वेबसाइट बनाते हो, जैसी जैसी वो चीज़ें बताता जाता है। तो अब एक एक चीज़ के लिए क्लाइंट बार बार डेवलपर को आगे समझा रहा है, बता रहा है, उससे बेहतर है कि एक डॉक्यूमेंट दे, काम ख़त्म, और टाइम पर आके अपनी वेबसाइट ले जाए, ख़त्म हो गई बात। ना क्लाइंट का टाइम जाया होगा, ना डेवलपर का टाइम जाया होगा। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक प्रोफेशनल तरीका है एक वेब टेम्पलेट बनाने का। कुछ मसला, कुछ पूछना है इतना में तो पूछ सकते हो भाई। इमेजेस, ठीक है, ये एक बॉक्स लेआउट है, इसको हमें वेब पेज में कन्वर्ट करना है आज। ठीक है, ये एक बेसिक सा बिल्कुल स्ट्रक्चर है एक वेबसाइट का। ठीक है, मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं भी बता तो। ये वाला क्या है दोबारा? हाँ, सिर्फ लेआउट बना कर देगा वेबसाइट, बिल्कुल। तो फोटोशॉप के, हाँ बिल्कुल सही। तो ये प्रोफेशनल तरीका है, और एक लोकल तरीका भी है वेबसाइट बनाने का, कि एक क्लाइंट अपने किसी रेफरेंस वेबसाइट का लिंक देता है, बोलता है ऐसी वेबसाइट क्लोन कर दो। ठीक, लेकिन
किसी वेबसाइट की क्लोनिंग एक इलीगल एक्ट है, लेकिन फिर हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे, छोड़ो उसको फिलहाल। तो वो भी एक तरीका है कि रेफरेंस वेबसाइट दे दी जाती है कि आप इससे मिलती जुलती वेबसाइट बना कर दे दो किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट जो ऑलरेडी चल रही है। जी खैर, तो ये सिंपल सा एक वेब लेआउट है, किस तरीके से एक वेबसाइट का लोगो इस पॉइंट पर आता है, इस जगह पर एक वेबसाइट की नेविगेशन आती है, नेविगेशन होती है जहाँ से आपके इंटरनल पेजेस लिंक होते हैं, ठीक है, अबाउट का पेज और आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज और सर्विसेज का पेज, ब्लॉग का डिफरेंट डिफरेंट जो पेजेस होते हैं उसको लिंक करवाने के लिए इस तरीके की नेविगेशन लिंक हुई होती है। यहाँ पर आपका हेडर आता है, स्लाइडर यानी कि जो स्लाइड कर दी जाती है। यहाँ आपके सर्विस बॉक्सेस आते हैं, आपकी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, या आपके प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट्स आएंगे, अगर आपकी सर्विस वेबसाइट है तो सर्विस आएंगी। कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग की पहला कॉलम, उसके अंदर उसका कंटेंट आएगा, दूसरे के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंटेंट, तीसरे में डिजिटल मार्केटिंग का और वगैरह वगैरह। फिलहाल हमने 3 ही बॉक्सेस रखे। और सबसे छोटी जो बार लास्ट में नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये है आपका फुटर, जहाँ पर वो सबसे लास्ट के अंदर जो एक रो होती है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कॉपीराइट्स रिजर्व्ड समथिंग लाइक, इस तरीके की चीज़ें। ठीक, सिंपल। तो इस बॉक्स के लेआउट को क्रिएट करना है, शुरू की 2 रोज़ जो हैं वो क्रिएट करेंगे आज की क्लास में, बाकी की 2 रोज़ आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो फोटोशॉप आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। फोटोशॉप अगर नहीं है किसी के पास तो एक वेबसाइट है getintopc.com, ठीक है, दिखा देता हूँ। getintopc.com, यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं सारे, इलस्ट्रेटर, हम लोग आगे चल के VS कोड, ड्रीमवीवर वगैरह पढ़ेंगे, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो getintopc पर जाओगे, यहाँ पर आपको ये एक सर्च बार देगा राइट साइड पर। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ चाहिए वो सर्च कर लोगे, जैसे कि हमें फ़ोटोशॉप चाहिए, फ़ोटोशॉप, डिफरेंट वर्जन्स दे देगा ये फ़ोटोशॉप के, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हो, जी, वगैरह वगैरह। आप पूरा लिखना एडोब फोटोशॉप तो एडोब फोटोशॉप देगा। और एक चीज़ फ़ोटोशॉप के बारे में, अगर आप यूज़ कर रहे हो विंडो 10 तो आप फोटोशॉप के वर्जन्स 18 से लेकर 22 तक रन कर सकते हो, आपके पीसी पर सपोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो 64 बिट तो 18 से 20 तक यूज़ करो, सही चलेगा, स्पीड वगैरह सब कुछ सही रहती है, ठीक है, 64 बिट में बता रहा हूँ। और अगर आपकी विंडो 10 नहीं है, 8 है या 7 है, तो फिर बेहतर है कि आप फोटोशॉप यूज़ करो 15 या 17 का, अच्छा चलेगा, मतलब हैंग नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, नॉर्मल जैसी आपकी स्पीड होगी वैसे चलेगा, ठीक है। बस अगर किसी को सॉफ्टवेयर कोई ऐसा है जिसको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप लेकर आ जाना, सरकाशिप को दे देना अगली क्लास में, या कल आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकाशिप को दे देना, सरकाशिप इंस्टॉल करके दे देंगे फोटोशॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। खैर, तो ये जो आपका लेआउट है ये एक पीएसडी नहीं है, ठीक है, ये एक जेपीजी है, और जेपीजी एक इमेज का फॉर्मेट है, तो बेसिकली ये एक इमेज है, ठीक। तो इसको फोटोशॉप पे ओपन करने के लिए राइट क्लिक करोगे इस पर, जब आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल होगा, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही आपको ऑप्शन देगा ओपन विद और फोटोशॉप। जब आप फोटोशॉप पे क्लिक करोगे तो ये इमेज आपकी फोटोशॉप पर ओपन हो जाएगी, वरना अगर किसी को यूज़ करना आता है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज हम पीएसडी कन्वर्ट नहीं कर रहे HTML में, आज हम बेसिकली एक जेपीजी इमेज है, ये लेआउट जेपीजी है, इमेज है, तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग HTML के अंदर। अगली जो आपका प्रैक्टिकल क्लास होगी उससे हम लोग पीएसडी कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर, उसमें आपको डीप में पता चलेगा कि पीएसडी होती क्या, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक। अभी फोटोशॉप है, फोटोशॉप का कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है आपके पास, सबसे सेंटर के अंदर आपने जो भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करी है या ओपन की है वो आपको नज़र आती है। ये आपके कुछ टूल्स हैं जो यहाँ पर नज़र आते हैं, ये आपके कुछ ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ऑप्शन, जहाँ से आपके टूल्स आते हैं और जाते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ी कर सकते हो वगैरह वगैरह, सेटिंग्स चेंज हो सकती हैं।
अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी स्टार्ट के अंदर, आई थिंक पहली जो हमारी टैक्स की क्लास थी उसमें बताई थी कि विंडो अपडेट हमेशा ऑफ रखना और डेली बेसिस पर ऑफ रखना, क्योंकि अगर आप विंडो अपडेट ऑफ नहीं रखोगे तो ये टूल्स अपना काम करना छोड़ते जाएंगे एक एक करके। सारे टूल्स तो हमारे काम के नहीं हैं, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो फ़ोटोशॉप के बारे में एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये कि फ़ोटोशॉप आपके पास एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब कि पिक्सल्स में काम होता है, ठीक है ना, पता होगा आपको। तो और आपका इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वेक्टर्स के अंदर काम होता है। इमेजेस को आप एडिट करते हो तो वो फोटोशॉप पे होती है, वेक्टर्स को आप एडिट करते हो तो वो आपका इलस्ट्रेटर के ऊपर होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि फ़ोटोशॉप के ऊपर हम लोगों ने कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की है तो हम उसको जितना ज़्यादा जूम इन करेंगे उतना ज़्यादा हमें पिक्सल्स नज़र आना शुरू कर देते हैं, जबकि वेक्टर को आप कितना भी जूम इन जूम आउट करो उसके पिक्सल्स नज़र नहीं आते आपको। चेक करते हैं इसमें नज़र आते हैं या नहीं आते भाई, पता नहीं है, ठीक है। आ गया भाई, मुबारक हो। ये जो बॉक्सेस बने हैं ये पिक्सल्स हैं, 1 1 पिक्सल्स, ठीक। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन आपके हाथ से गिर जाता है तो उसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं, किसी पर पिंक कलर की आती हैं, किसी पर ब्लू कलर की आती हैं, वगैरह वगैरह। वो इस वजह से आती हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन के पिक्सल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक। डॉट्स जो आपके पास लाइंस आ रही होती हैं, ठीक। हमारे फील्ड के अंदर जो आईटी के लोग हैं उनको हमेशा एक बात मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई टेक्नोलॉजी के लिए अपनी डिवाइस खरीदो, तो मिसाल के तौर पर आपका लैपटॉप जिसके साथ आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, ठीक, कभी लैपटॉप टच स्क्रीन वाला मत लो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि टच स्क्रीन के जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से आप उसको टच कर कर चला सकते हैं, ठीक। जो टच स्क्रीन नहीं होते उनके पिक्सल्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, ये सीन। तो जो हमारे टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो हल्के से भी अगर वो कहीं लगते भी हैं तो भी उनके ऊपर निशान आ जाता है, ये फ़र्क है उसमें। खैर, हमें इतना डीप में नहीं जाना। तो एक और छोटी सी चीज़, फोटोशॉप के ऊपर जूम इन करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+, और जूम आउट करने का शॉर्टकट सेम है कंट्रोल-, जो हम लोगों ने ब्राउज़र में भी देखा था, ठीक। अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल- करना शुरू करूँ और करता जाऊँ और वो कंट्रोल- होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और हम अभी प्रेस करते जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब इतना ज़्यादा जूम आउट हो गया तो अब मुझे इसको दोबारा अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर आना है तो मुझे उतना ही ज़्यादा जूम इन करना पड़ेगा ताकि वो मेरी स्क्रीन पर आके फिट हो जाए, ठीक। तो इतना ज़्यादा जूम इन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ है या बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है और आप चाहते हो कि हमारी जो भी चीज़ें, आप फोटो है या कोई PSD है, वो दोबारा हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट आता है कंट्रोल-0, ठीक है। कंट्रोल-0 लेआउट को या जो भी चीज़ आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किए या कॉल करवाई है उसको स्क्रीन के ऊपर फिट करने का शॉर्टकट है, सिंपल। वैसे आपके पास यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास भी दिया हुआ है जूम इन जूम आउट के लिए, तो उसकी टेंशन नहीं, जिसे फोटोशॉप की लैंग्वेज में जूम टूल कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ थियोरेटिकल डिस्कशंस। अब आ जाते हैं कोड की तरफ। ओपन विद नोटपैड। ठीक है भाई, अब कर दिया पेज को रिफ्रेश भी कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि HTML हेड और बॉडी कॉल करवाया है बस उनको। अब हमें यहाँ पर लेआउट बनाना है ये वाला, ठीक है।
तो आप यहाँ पर ये पूरा जो लेआउट बनेगा ये सारी डिव्स हैं, ठीक है, ये सारे सेक्शंस हैं, ये सारे डिवीजन टैग्स हैं, अलग अलग टुकड़े हैं। ये एक सबसे पहले तो ये ब्लैक बॉक्स एक डिव है जो पीछे आ रही है। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर ये दो बॉक्सेस कॉल हुए हुए हैं, ये एक सिंगल बॉक्स है, ये एक बॉक्स है डार्क ग्रे, उसके अंदर लाइट के लिए तीन अलग अलग बॉक्सेस कॉल हुए हुए हैं, और ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट बॉक्स है, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले आप एक डिवीजन टैग बनाओगे, और इस डिवीजन टैग का काम होगा जो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बात बताई थी, कंट्रोल माइनस करने पे मेरा कंटेंट सेंटर में गैदर होना चाहिए, सिनेरियो ऑफ अ वेबसाइट। कंट्रोल माइनस करने पे मैंने अपनी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट कॉल करवाया है वो सेंटर में गैदर होना चाहिए, जो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बात बताई थी, व्हाट डू वी कॉल अ वेबसाइट, ठीक, वो वाली चीज़। तो ये वाली डिव, वो सबसे पहले हमने वो वाली डिव बनानी है जो हमारे कंटेंट को सेंटर में लाने का काम करेगी। तो ये वो डिव है, इसका सिर्फ इतना ही काम होगा कि जब कंट्रोल माइनस किया जाएगा तो कंटेंट सेंटर में जाएगा, बस, ठीक है। तो अभी डिव बना दी, अभी तो ये काम नहीं करेगी, इसको वो वाला काम देने के लिए इसको CSS की प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। तो हम यूज़ करेंगे इनलाइन CSS, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की। इनलाइन CSS को लिखने के लिए ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है, और इस स्टाइल एट्रीब्यूट के वैल्यू में आप वो तमाम प्रॉपर्टीज लिखते हो जो काम आप CSS के थ्रू इस टैग से लेना चाहते हो, ठीक है। क्या मतलब, अभी बात करते हैं। बेसिकली ये जो आपकी डिव है, जिसको जो काम कर रही है कंट्रोल माइनस करने में, कंटेंट को सेंटर लाने में, इस डिव का जो नाम है वो मेन डिव कहलाती है, ठीक है। मेन डिव इसका लोकल नाम है, प्रोफेशनल नाम इसका रैपर है, जो कि आगे चल के पढ़ोगे, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल ये हमारी मेन डिव है, जिसका सिंपल सा काम होगा कंट्रोल माइनस करने में कंटेंट सेंटर में जाएगा, बस, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप शूट करवाओगे विड्थ, और ये है CSS लिखने का तरीका। सबसे पहले आप CSS की प्रॉपर्टी का नाम लिखते हो विड्थ, उसके बाद कॉलन, उसके बाद सेमी कॉलन, और कॉलन और सेमी कॉलन के बीच में आप अपनी उस CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हो। मिसाल के तौर पर विड्थ 200, 500 या 1000 जो भी है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी तमाम रोज की विड्थ एक जैसी है, मुझे कैसे पता चला तमाम रोज की विड्थ एक जैसी है? एक लाइन के अंदर है, यहाँ पर भी एक लाइन के अंदर है, यहाँ पर भी। अब विड्थ किसी को नहीं भी पता तो आपकी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, ठीक है ना, सिंपल, कुछ मुझे पता नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी सबका एक जैसा है, एंडिंग पॉइंट भी सबका एक जैसा है, मतलब जितनी भी डिव्स बनी हुई हैं मेन रोज, उन तमाम की विड्थ एक जैसी है, ठीक। तो अगर आपके लेआउट पे तमाम मेन रोज की विड्थ एक जैसी होगी तो वही विड्थ आपकी मेन डिव होगी, ठीक है। तो हम किसी भी एक की विड्थ को मेजर कर लेंगे, सारी विड्थ उतनी, सारी सॉरी रोज उसी विड्थ पर आएंगी, आपकी मेन डिव भी उसी विड्थ पर आएगी, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक। तो किसी भी एक की विड्थ को मेजर कर लो, हम ब्लैक बॉक्स को मेजर कर लेते हैं, रोज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से रोज शुरू है। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, हाँ, फोटोशॉप के ऊपर मेजरमेंट करने के लिए आपके पास एक टूल आता है, रूलर टूल, मेजरमेंट टूल भी कहते हैं इसको, ठीक। रूलर टूल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपना फोटोशॉप ओपन करोगे तो रूलर टूल सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आई ड्रॉपर सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हुआ होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस आई ड्रॉपर टूल के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन रूलर टूल का, इस पर क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे रूलर टूल एक्टिव हो जाएगा, अब आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर मैं कर्सर लेकर आया, रूलर टूल जब आपका सेलेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पर ये आइकन बना हुआ आ रहा होगा, ठीक हो गया, रूलर टूल का आइकन। तो मेजरमेंट करने के लिए, अच्छा एक और छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, या चलो पहले मेजरमेंट कर लेते हैं।
यहाँ पर कर्सर लाया मैं, ब्लैक बॉक्स को हम लोगों को मेजर करना है, तो यहाँ पर कर्सर लाने के बाद माउस की लेफ़्ट की प्रेस करोगे और ड्रैग करना शुरू करोगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चलो यहाँ पर लगे पहले रोक देते हैं। तो हमारे पास जो मेजरमेंट आ रही है, मेजरमेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि आप हॉरिजॉन्टल जितनी भी मेजरमेंट करोगे वो सारी मेजरमेंट आपको दिखाई देगी W में, ठीक है। विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट सारी जितनी भी करोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और वर्टिकल जितनी भी आप मेजरमेंट करोगे वो सारी मेजरमेंट आपको H में दिखाई देती है। और बाय डिफ़ॉल्ट इनके जो यूनिट्स हैं वो पिक्सल्स हैं, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की, पिक्सल्स बेसिकली एक डॉट को कहते हैं, एक बॉक्स को, छोटा सा बॉक्स जो हम लोग अभी कंट्रोल जूम इन करके चेक किया था, ठीक। और एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, डिफरेंट पिक्सल्स मिलकर आप मिलकर आपके पास एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक। और उसी फॉर्मेट के अंदर बिट्स में वो आपके लैपटॉप के अंदर स्टोर होती हैं, लेकिन खैर हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसको एक मैप की शक्ल में वो अपने अंदर स्टोर करता है कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस, ठीक। और डिफरेंट पिक्सल्स जैसे कि मिलकर आपके पास एक इमेज बनाते हैं, तो उसी तरीके से डिफरेंट इमेजेस मिलकर आपके पास एक वीडियो बनाती हैं, ठीक। खैर, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो ब्लैक बॉक्स है वो 772 पिक्सल्स, 772 डॉट से मिलकर बना हुआ है हॉरिजॉन्टली, मतलब यहाँ से एक डॉट शुरू, मिलते 172 डॉट्स हैं उस कॉर्नर तक टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, वो छोटी सी अभी तो ज़्यादा इतनी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये है कि चलो दोबारा से, ये हमारे रूलर टूल की जो लाइन है डैंगलिंग कर रही है। हम चाहते हैं कि ये डैंगलिंग ना करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर ये विड्थ डैंगलिंग करेगी तो अच्छा मैं इसी पॉइंट पर हूँ और वहाँ पर हाइट पे भी चेंज आ रहा है, देखो, ठीक। तो हम नहीं चाहते कि हाइट के अंदर कोई चीज़ आए जिसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत मेजरमेंट के अंदर फ्लो आ सकता है, ठीक है। तो ये डैंगलिंग ना करे, उससे इसको रोकने के लिए आप प्रेस करते हो शिफ्ट का बटन। जैसे आप शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे ये बिल्कुल इंसान बन के चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब ये मूव नहीं करेगी, ये बिल्कुल मूव करेगी, लेकिन उस वक्त मूव करेगी जब तक कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं आ जाता, मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं आ जाता, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे होपफुली, ठीक है। जब कोई पर्टिकुलर एक एंगल आएगा 45-90 का तो ये मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि हमारी मेजरमेंट परफेक्ट है, क्योंकि हाइट 0 बोल रहा है, क्योंकि एंगलिंग नहीं कर रही तो हाइट 0 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमने ज़रा से भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, ठीक है। तो विड्थ आ गई हमारे पास 771 जो कि पिक्सल्स के अंदर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 770 लिखा है मैंने, 771 नहीं लिखा, 2 भी नहीं लिखा, 1-2 पिक्सल्स आप राउंड ऑफ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर किसी की मेजरमेंट आती है 71 या 72 तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो 70 पर, और अगर 73 या 74 आती है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो 75 पर, ठीक है। तो 1-2 पिक्सल से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 771 आई थी तो 770 लिखी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी CSS की जो हम हमारी डिफ के ऊपर शूट करवाना चाहते हैं वो है, ठीक है, मेन डिफ की हाइट हमेशा ऑटो रहती है। हाइट ऑटो का मतलब है कि मैं इस डिव में जितना भी कंटेंट कॉल करवाऊंगा, ये डिव उस कंटेंट के मुताबिक बाय डिफ़ॉल्ट अपनी हाइट उतनी ही ऑक्यूपाई करेगी। अब मैं जैसे ही कंटेंट को मैंने कॉल करवाया उतनी हाइट है, मैं उसमें से कंटेंट को निकालूंगा तो हाइट खुद ब खुद उतनी हो जाएगी ऊपर की तरफ जितना कंटेंट आ रहा है। अगर मैं बढ़ाऊंगा तो खुद ब खुद हाइट बढ़ जाएगी, मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ठीक। तो इसकी हाइट हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रहती है, ऑटो।
तीसरी प्रॉपर्टी मार्जिन। मार्जिन क्या चीज़ है अभी बात करते हैं उसके बारे में। फिलहाल मेन डिव में मार्जिन भी ऑटो रहता है। ये है वो एक CSS की प्रॉपर्टी मार्जिन ऑटो जो काम करेगी कंट्रोल माइनस करने पे कंटेंट को सेंटर में लाने का। ये है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी। ये भाई हाँ मार्जिन ऑटो, हाँ मार्जिन लिखना है और मार्जिन की वैल्यू भी ऑटो ही होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक। सेव करेंगे इतने में और आउटपुट चेक करेंगे। फिलहाल कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आपकी डिफ कॉल हो चुकी है। उसको आपने जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं वो सब कॉल हो चुका है, लेकिन दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने उसको बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ दी नहीं है कि वो हमें यहाँ पर शूट होती हुई नजर आए। ठीक, लेकिन आपकी डिफ कॉल हो रही है। मैं दिखा देता हूँ इंस्टेंट। ठीक है, आपकी डिफ कॉल हो रही है। देन अभी इसके अंदर कंटेंट कॉल करवाएंगे तो आपको कंटेंट शूट होता हुआ नजर भी आएगा। तो कंटेंट कॉल करवा लेते हैं। इंस्पेक्ट से चेक किया जिसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इस डिफ के अंदर अब हमारा पूरा इस बॉक्स का लेआउट बनेगा। ये पूरी जितनी भी रोज हैं इसके अंदर, जितने भी कॉलम्स हैं, ये सारा का सारा लेआउट इस डिफ के अंदर क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, तो इस डिफ को ब्रेक किया सबसे पहले हम। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़, जिस तरीके से कोड यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि कोड आप इसी फॉर्मेट में लिखो जिस तरीके से हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक, उससे ये होता है कि कौन सा टैग कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये आपको भी आसानी रहती है और दूसरे डेवलपर को भी आसानी रहती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक और डिव बनेगी रो, ब्लैक रो। ठीक है, ब्लैक रो भी आपकी एक डिव है और उस रो के अंदर ये दो कॉलम्स हैं। सिंपल, कोई मेहनत वाला काम नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ब्लैक वाली रो बना रहे हैं, तो उसके लिए डिव क्रिएट की यहाँ पर इसको CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है। तो CSS की प्रॉपर्टीज़ के लिए अभी ऊपर बताया है स्टाइल का एट्रीब्यूट, और उसके अंदर वैल्यू में आप तमाम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख लो। सबसे पहली जो उसको प्रॉपर्टी देनी है वो है आपकी विड्थ, क्योंकि मेन रो है। हमने बात की थी मेन रो की विड्थ आपकी मेन के बराबर ही होगी क्योंकि तमाम रोज की विड्थ इक्वल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप हाइट प्रोवाइड करोगे इसको। ठीक है, हाइट यहाँ पर अब मेजर करोगे कि ब्लैक रो की हाइट कितनी है। जूम किया, मेजरमेंट टूल लिया, और अब वर्टिकल हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो H में नज़र आएगी, W में नज़र नहीं आएगी। 158 तो हम 160 ले सकते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो 160 पिक्सल्स ठीक हो गया। और फिलहाल हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ की ज़रूरत है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर शूट करवाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड डैश या हाइफन कलर, और यहाँ पर आप अपना कलर लिखोगे। मिसाल के तौर पर ब्लैक है तो मैंने लिखा ब्लैक। सेव किया, इतने में आपकी ब्लैक डिफ कॉल हो गई। कंट्रोल माइनस करते हैं, मेन डिफ को चेक करने के लिए सही काम कर रही है कि हमारी मेहनत पे पानी तो नहीं फिर दिया। कंट्रोल ना लेफ्ट पे जाएगा ना राइट पे जाएगा, सेंटर पे जाएगा। कुछ मसला क्या हुआ? सेंटर में जाएगा। मेन डिव की या ब्लैक वाले डिव की? मेन डिव की। मेन डिव के अंदर आप जितना भी कंटेंट कॉल करवाओगे उसके मुताबिक वो खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम प्रॉपर वेबसाइट की बात करते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट मेरे पास आता है, उसने मुझसे वेबसाइट बनवाई और मेन डिव हर वेबसाइट में बनी।
उसने एक वेबसाइट का मुझे टेम्पलेट दिया, वो तमाम की तमाम मैंने वेब पेज बना दिया, और मेन डिव की हाइट मैंने पिक्सल्स में रखी, ऑटो नहीं रखी, स्टैटिक रखी कि इतनी ही रहेगी। एक साल के बाद जब वो अपनी वेबसाइट को अपडेट करवाएगा, तो जब उसके अंदर मज़ीद सेक्शंस आएंगे तो फिर हाइट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, तो हमने एक ही बार वाला काम कर दिया कि आप इसमें से चीज़ें रिमूव करो या कॉल करवाओ, तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उतना हाइट ले लेगी जितना उसके अंदर कंटेंट मौजूद है। चलो ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। अब ये हमारी रो कॉल हो गई। इस रो के अंदर दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम लेफ्ट साइड पर, एक कॉलम राइट साइड पर है। पीएसडी नहीं जेपीजी लेआउट बॉक्स। ठीक, एक कॉलम आपका लेफ्ट साइड पर, एक राइट साइड पर है। पहले लेफ्ट वाले को क्रिएट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राइट वाले को भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब रो क्रिएट की है, उस रो के अंदर कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने जो रो क्रिएट की है वो आपकी ब्लैक रो है, तो ब्लैक रो के अंदर पहला कॉलम, इस तरीके से आपने कोडिंग करनी है, पता चले कौन सी डिव कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है। सिंपल, आसान रहेगा समझना। ठीक है, तो स्टाइल के अंदर वर्थ आएगी, हाइट आएगी, बैकग्राउंड कलर आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चेंज कर देंगे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ कॉलम के हिसाब से कि उसकी वर्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, वगैरह वगैरह। जूम किया भाई, और 200 पूरी डन हो गया। ये वर्थ है भाई 200। ना ना, डिमल पर अपने हिसाब से रखेगा। ठीक है, जो होगा तो फिर उससे पूछ लो कि उसको क्या समझ में आता है, हम वो कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी विड्थ और हाइट। 125 रख देते हैं, 123 है वैसे, ठीक है ना, 123। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि पॉइंट के बाद वाली चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, पॉइंट के बाद अगर आपके पास मेजरमेंट आती है तो वो निगलेक्ट की जाएगी, वो आप काउंट नहीं करोगे कभी। ठीक है, तो हमारा लेना देना सिर्फ है पॉइंट से, डेसिमल से पहले पहले वाली वैल्यू से। तो 123, 125। ठीक है, 125। और ब्लैक कलर, तो यहाँ पर कलर ब्लैक नहीं है। अच्छा, अब हम लोगों को मजबूरी है पढ़ना है कलर्स के बारे में थोड़ा सा। कलर्स को कॉल करवाने के 3 तरीके होते हैं भाई। एक तो तरीका है कि आप नाम लिख के कलर को कॉल करवा लेते हो। दूसरा तरीका होता है हेक्सा कोड का। हेक्सा कोड का तरीका ये होता है कि हर कलर जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में उसका अलग एक कोड होता है, ताकि एक कलर को दूसरे कलर से आइडेंटिफाई या डिफरेंट किया जा सके बेसिकली। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर रेडिश टाइप या कुछ पिंक टाइप का कलर है, तो हम वहाँ पर पिंक या इस टाइप का लफ्ज़ नहीं लिख सकते प्रॉपर, हम इसका हेक्सा कोड पिक करते हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि हमारा एक पूरा टॉपिक आएगा RGB पर, एक पूरी क्लास आएगी आगे चलकर, उसमें बिट्स वगैरह भी पढ़ेंगे हम, जो ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, तो हेक्सा कोड पिक करने के लिए आपको यहाँ पर दिया है कलर पिकर, इसे कहते हैं कलर पिकर। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको कुछ आई ड्रॉपर देगा, जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसका कोड, उसका हेक्सा कोड यहाँ पर आपको ये शो करवाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ ये ऑरेंज टाइप का कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर जिस पे आप क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा कलर,
करंट कलर और सॉरी करंट नहीं, न्यू कलर, करंट तो नीचे है, ठीक है। न्यू कलर जिस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर उसका हेक्सा कोड, अगर ब्लैक पे क्लिक किया ब्लैक का हेक्सा कोड दे रहा है, इस पे क्लिक किया इसका हेक्सा कोड दे रहा है, ठीक। चलो, तो पहले ब्लैक वाले को हेक्सा कोड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर भी नाम ही लिखा है, ठीक है। ये है ब्लैक का हेक्सा कोड, इसको यहाँ से कॉपी करोगे, हेक्सा कोड को कॉल करवाने का तरीका, उसको वहाँ से कोड को कॉपी करोगे, यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने प्रेस करना है हैश, और उसके बाद वहाँ से जो कोड कॉपी किया है वो पेस्ट। ये है हेक्सा कोड को अपने HTML में या अपने CSS में कॉलम करवाने का तरीका, ठीक है। कलर पिकर ब्लैक पिक कर लिया था, अब ये वाला कलर पिक किया, कलर कोड आ गया, कॉपी किया और कॉलर का कलर सेव किया इतने में, और आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या बना भाई। परफेक्ट, ठीक है। अब हमारा जो लेआउट है वो वैसा नहीं आ रहा जैसा PSD के अंदर है, कट किया यहाँ से, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, चलो यहाँ पर और यहाँ पर तो ठीक है, वो तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन टॉप से और लेफ्ट से स्पेस नहीं आ रहा। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी लिस्ट जब पढ़ाई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट हर टैग की अलाइनमेंट लेफ़्ट रखी गई है CSS के थ्रू। अगर हम उसको मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उसके थ्रू हम लोग मूव करवा सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोगों को एक चीज़ डिस्कस करनी है यहाँ पर, थ्योरी वाला कहाँ है भाई, और एक चीज़ होती है, इन दोनों को अभी जितना अच्छा समझ लोगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अभी से, वरना ये बड़ा परेशान करती है। मार्जिन और पैडिंग में है क्या और डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो भाई मार्जिन मार्जिन एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और पैडिंग फिल अप स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन। अब आ जाओ काम करें, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मार्जिन है। ये चीज़ कैसे मुझे पता चली है उसके बारे में भी बताता हूँ। पहले यहाँ पर मेजर करते हैं कि ये है कितना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मेजरमेंट गलती ना हो जाए हमसे। 170, हम इसको 15 लिख देते हैं, और कितना बना भाई 25, 15 और 25 कोड यहाँ पर, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 25, लेफ्ट साइड से जो मेजरमेंट की थी, और मार्जिन टॉप 15, ठीक है। सेव किया इतने में और रिफ्रेश किया। यहाँ पर एक चीज़ हो रही है जिसे कहते हैं ओवरलैपिंग, जिसके बारे में हम फ़िलहाल बात नहीं करते हैं इतना डिटेल में, आगे चलकर वो चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे उसको। फ़िलहाल इतनी सी बात समझ लो, बिल्कुल बेसिक सी, अभी काम चलाने के लिए। जब भी आप एक रो में एक से ज़्यादा कॉलम्स बनाते हो, 2, 3, 4, 5, 10, 12, तो आपको कॉलम्स को ये बात बतानी पड़ती है कि कॉलम्स लाए कहाँ करेंगे, लेफ़्ट, राइट, सेंटर वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमें एक CSS की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है कॉलम को ये बात बताने के लिए कि वो जाएगा कहाँ, लेफ्ट पर जाएगा, राइट पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा। तो उसकी प्रॉपर्टी आती है। अच्छा, CSS की प्रॉपर्टीज़ आप आगे पीछे लिख सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि टॉप मैंने बाद में लिख दिया, लेफ्ट मैंने लिखा, आप बैकग्राउंड सबसे आखिर में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे लिख सकते हो CSS की प्रॉपर्टीज़, ठीक है।
तो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है फ्लॉट। फ्लॉट की आपके पास बेसिक दो वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट और राइट, सेंटर नहीं होता, ठीक है, सेंटर नहीं है इसकी कोई प्रॉपर्टी। तो हमने जो अभी कॉलम बनाया है, पहली रो के अंदर जो कॉलम है आपके पास, उसका जो कॉलम की अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट है, तो यहाँ पर हमने कर दिया लेफ़्ट, ठीक है। मतलब उसको ये बात बता दी कि आपने लेफ़्ट साइड पर जाना है, सेव किया इतने में, और जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही थी अब वो नहीं आएगी, ठीक हो गया। चलो, तो हम बात कर रहे थे मार्जिन और पैडिंग के बारे में। तो हमने यहाँ पर मार्जिन शूट करवाया, तो हमारा लेआउट बिल्कुल परफेक्ट वैसा हो गया जैसा आपका पीएचडी के अंदर है क्या, ठीक है। अगर हम मार्जिन की जगह पर पैडिंग शूट करवाते हैं, अच्छा छोटी सी एक चीज़ और, कि मार्जिन और पैडिंग को कॉल करवाने का सेम तरीका है, ठीक है। मार्जिन आप कॉल करवाते हो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों तरफ, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप, इसी तरीके से आता है मार्जिन डैश राइट, मार्जिन डैश बॉटम, ठीक है। तो चार आपके पास मार्जिन को कॉल करवाने के तरीके हैं। सेम तरीके हैं पैडिंग को कॉल करवाने के भी, मार्जिन की जगह बस पैडिंग लिख देते हो, लेफ्ट भी है, टॉप भी है, राइट भी है, बॉटम भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने पैडिंग को शूट करवाया होता, सेव किया, पैडिंग लेती है, अभी हमने बात किया फिल अप स्पेस, ठीक है। फिल अप स्पेस का ये मतलब है कि यहाँ पर जो हमने पिक्सेल्स दिए हैं और यहाँ पर हमने जो पिक्सेल्स बताए हैं, ये वाला कॉलन, क्योंकि हमने पैडिंग शूट करवाई है कॉलन पर, ठीक है, कॉलन पर पैडिंग शूट करवाई है, तो ये वाला कॉलन ये वाला स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा, ये वाला स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुई, पैडिंग की दादागिरी है भाई। घर बनाएगा तो चबूतरा भी घर के अंदर, मार्जिन शरीफ है, चबूतरा बाहर ही रहता है, ठीक है। आपने हदूद में रहकर काम करता है मार्जिन, ठीक है। एक बात और फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मार्जिन, ठीक है, सेव। मार्जिन लेता है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस का मतलब खाली जगह, खाली है, कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है, ठीक। तो हमें खाली जगह ही चाहिए, हमारा काम हो गया। अगर हम पैडिंग देंगे तो फिल अप स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब हम बॉक्स को ये बात बोल रहे हैं कि हम जो टॉप से आपको पैडिंग दे रहे हैं और लेफ्ट साइड से पैडिंग दे रहे हैं, वो वाला एरिया भी ऑक्यूपाई कर लो, ये डिफरेंस है, ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है अपने में तो पूछ सकते हो भाई, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ रहे हो ये रिपीट ही होनी है, तो लेकिन बेहतर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इसके बाद आपके पास हमारा जो बॉक्स लेआउट था, हमारा कॉलम था, वो अपनी जगह पर आ गया प्रॉपर। इसके बाद आपका सेकंड कॉलम राइट साइड पर है, तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को कॉपी करो और दूसरा कॉलम पहले कॉलम के बाद आएगा, उसके नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लो, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक, जैसे कि विड्थ, हाइट, मार्जिन भी डिफरेंट है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। 486 मतलब 485 लिख सकते हैं उसको, 485। हाइट 63 है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करके 65 लिखा है। बैकग्राउंड कलर सेम है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड पर जाएगा कॉलम 2, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट से कितना चाहिए? लेफ्ट से चाहिए ही नहीं पहली बात तो। अगर मार्जिन, अगर आपने फ्लॉट राइट दिया है तो फिर आप मार्जिन भी राइट साइड से देते हो, ये जो स्पेस है ये राइट साइड से शूट हो रहा है, तो राइट देना पड़ेगा मार्जिन यहाँ पर। मेजर कर लो कितना है, 20 नहीं
30 राइट और 30 टॉप से कितना है चेक कर लो भाई। हाँ 45 सेव किया इतने में। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ पहले ही शूट करवा दी थी तो रिफ्रेश करते करते डायरेक्ट हमारा आउटपुट आया और अपनी जगह पर आएगी। प्रॉपर्टीज़ पहले शूट करवाई हुई है और सही शूट करवाई हुई है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को सही शूट नहीं करवाई हुई तो फिर यहाँ पर धमाके होंगे, चीज़ें इधर उधर भागेंगी। ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लेफ्ट हमें कंटेंट जो हमने इसको कॉल करवाया इसको लेफ्ट दिया, इसको लेफ्ट से थोड़ा इधर खिसका दिया, उसको हमने राइट दिया, राइट से थोड़ा सा इधर खिसका दिया, बीच का सेंटर बीच का जो आपका स्पेस है वो बंदों को आ जाएगा, देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने 2 बातें बताई थी। एक डेवलपर की क्वालिटीज़ के बारे में। पहली क्वालिटी तो यही थी कि कंट्रोल माइनस करेंगे तो कंटेंट सेंटर में जाएगा। दूसरी क्या थी? चेक करें कंट्रोल ठीक हो गया। जिस चीज़ को जहाँ रखा है वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे की जगह को टक्कर नहीं मारेगा। डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। फ्लॉट लेफ्ट क्या बताना है? फ्लॉट लेफ्ट हम फ्लॉट की जो आपकी प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है अलाइनमेंट के लिए। आपने अगर डिफरेंट कॉलम्स कॉल करवाएं, एक से ज़्यादा कॉलम्स कॉल करवाएं तो फिर आप ये चीज़ बताते हो कि कौन सा कॉलम कहाँ जाएगा, लेफ़्ट पर या राइट पर। ठीक है, और एक ही कॉलम में तो उसको धीरे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक कॉलम की प्रॉपर्टी होती है वो लेफ्ट ही होती है, तो एक ही कॉलम तो वो लेफ्ट पर ही जाएगा। अगर आप बताओगे भी तब भी लेफ्ट पर जाएगा तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक, लेकिन जब कॉलम्स एक से ज़्यादा होते हैं तो फिर बताना पड़ता है कि एक कॉलम कहाँ जाएगा, दूसरा कहाँ, और तीसरा भी है तो तीसरा को भी बताना पड़ता है कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना हो भाई? डिपेंड, कोड पे डिपेंड करता है। हाँ ऐसा नहीं है, दोनों का बहुत है, लेकिन डिपेंड के कोड के साथ, लेआउट के साथ, सॉरी लेआउट के साथ, लेकिन वो चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है भाई, फिल अप एम्प्टी स्पेस का सिंपल सा मतलब है खाली जगह चाहिए मुझे, खाली जगह चाहिए थी ऊपर तो खाली जगह अपने पैटर्न से शूट करवाई। अगर हम पैडिंग शूट करवाएंगे तो फिल अप स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जो आपका कॉलम है वो ऊपर और लेफ्ट साइड पर आने वाली जगह को भी ऑक्यूपाई करेगा। नाम दे सकते हैं बिल्कुल। इशू नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे कोड्स आते हैं जो आपको लगता है कि वाइट है लेकिन वो वाइट नहीं है। हर स्लाइडली अगर कोड चेंज होगा तो आपको ऐसा लगता है कि वो कलर वाइट है। जैसे कि आपका जो हेक्सा कोड वाइट के लिए आता है वो एफ 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 आता है, जैसे कि ब्लैक के लिए 000 अभी हम लोगों ने देखा। अच्छा, एक और मैं जोड़ी चीज़ हेक्सा के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपकी इसमें हेक्सा कोड के अंदर 6 आपके पास वैल्यूज़ कॉल होती हैं, लेकिन अगर 6 की 6 वैल्यूज़ इक्वल हैं तो फिर आप 6 के बजाय 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम कलर को होगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये उस सूरत में जब 6 की 6 वैल्यू बराबर हो। अगर वैल्यूज़ डिफरेंट है तो फिर आपको 6 की 6 लिखनी है। हाँ ठीक है, तो इसकी जगह पर मिसाल के तौर पर आप 3 नेम नहीं लिख सकते। नहीं, अगर कोड जो आपने हेक्सा कोड कॉल करवाया उसकी 6 वैल्यूज हैं, 6 की 6 बराबर है तो 3 भी लिख सकते हो, सेम ही कोड कॉल होगा। ये सीधा ठीक है। तो नाम और इसमें ये डिफरेंस है कि कुछ आपके पास ऐसे कलर्स होते हैं जो आपको लगता है कि वो कलर है लेकिन वो होता नहीं है। इसका आपके पास एग्जाम्पल आएंगी आगे चलकर, आपको ऐसा लगेगा कि कलर वाइट शूट हो रहा है, PSG आएगी आगे चल कर, लेकिन वो होगा नहीं वाइट। वो हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हम उसका हेक्सा कोड देखेंगे, और फिर आपको तब तक तो याद भी हो जाएगा वाइट कलर का हेक्सा कोड, उसकी टेंशन नहीं है। सेफ रिफ्रेश, ठीक है भाई, डन है।
तो ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई हमारी पीएचडी के मुताबिक, हमारे लेआउट के मुताबिक, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके बाद आपकी दूसरी रो ग्रे, डार्क ग्रे जिसका कलर है, जिसका भी एग्जैक्ट कोड हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरी रो कॉल हो रही है ब्लैक रो के बाद, तो कोड में भी इसका डिफ टैग बनेगा ब्लैक रो के बाद, तो उसके अंदर मत बना देना वरना रो एक रो के अंदर कॉल हो जाएगी। और CSS की प्रॉपर्टीज दे दो यहाँ पर, इन्हीं को कॉपी कर लिया, चेंज कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हम मेजर करते हैं अभी, ठीक है। फिट तो सेम ही है, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तमाम उसकी रोज़ की हाइट मेजर कर लो और कलर क्या है वो चीज़ मेजर कर देख लेते हैं अभी। 2 4 2 मतलब 40 लिख सकते हैं हम उसको राउंड ऑफ करके, 240, ठीक है। कलर कोड चेक कर लो, कलर भी कर लिया यहाँ से और क्लिक किया यहाँ पर, एग्जैक्ट कोड आ गया आपका, यहाँ पर कॉपी किया इसको और हैश लगा हुआ है तो हैश के बाद सीधा कोड ही पेस्ट कर दिया, सेव किया इतने में, चेक करते हैं आउटपुट। स्पेस नहीं आया, बहुत बड़ा मसला है, अभी कॉल करवाते हैं। क्या लगता है क्या कॉल करवाना चाहिए, मार्जिन या पेंडिंग? ये कैसे पता चला ये एम्प्टी स्पेस है? नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात मिलावा नहीं है, वो तो दिख रहा है। आपको ये चीज़ कैसे पता चल रही है कि एम्प्टी स्पेस है या मार्जिन शूट करवानी है? मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, पेडिंग भी शूट नहीं करवाएगी। और कोई कुछ बोलना चाहे भाई? हाँ ये जो आपके पास वाइट कलर का के स्पेसेस जो कॉल हो रहे हैं, मैं मेजरमेंट टूल से दिखा देता हूँ। ये वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस और नीचे भी वाइट स्पेस है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये और बॉटम पे बिल्कुल हल्का सा है और नीचे ये वाइट स्पेस शो कर रहा है आपकी बॉडी का कलर। इस चीज़ से मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पर जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, इसीलिए मैं मार्जिन दूंगा पेडिंग और मार्जिन चाहिए हमें टॉप से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, आप रो 1 को यहाँ पर स्पेस कॉल करवाने के लिए रो 1 को मार्जिन दे सकते हो, लेकिन बॉटम दोगे, रो 2 को मार्जिन दे रहे हो तो टॉप दोगे, किसी भी एक को दोगे, दोनों को नहीं दोगे। अगर दोनों को दोगे तो फिर डबल मार्जिन शूट होगी। अगर मैंने उसको मार्जिन बॉटम दी मिसाल के तौर पर 10 पिक्सल्स और इसको नीचे वाली रो को टॉप दे दी 10 पिक्सल, तो फिर 20 पिक्सल टोटल शूट होगी, तो किसी एक को देना। मार्जिन टॉप दी थी हमने, उसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पेस्ट कर दिया। स्पेस दे सकते हो एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी के बीच में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता CSS में, ठीक है। 20 हाँ मतलब 18 हम राउंड ऑफ करके 20 दे देते हैं, ठीक है। तो 20 सेव किया इतना मैं और आउटपुट चेक करते हैं। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई।